दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे आज हम उपस्थित हैं प्रैक्टिस सेट 1 के साथ। अब आप कहेंगे प्रैक्टिस सेट 1 क्यों, जबकि प्रैक्टिस सेट 7 तक की बातें हो चुकी हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 जब हमने प्रोवाइड किया था तो उस समय बहुत सारे लोग हमसे जुड़ नहीं पाए थे और इसको मैंने पब्लिकली अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड नहीं किया था। तो आज हम उपस्थित हैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के और इसकी शुरुआत करते हैं बिना देरी किए पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है जो कि आप जानते हैं, जैसा कि मैं सारे आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनमें मैं उन्हीं पाठ्यक्रम को सम्मिलित करता हूं जो आयोग ने दिए हैं और उन्हीं को आकलित करता हूं जो अभी तक आयोग की परंपरा रही है। तो पहला प्रश्न है जो करंट अफेयर्स से है, जो पहली इकाई है। हाल ही में किस प्राधिकरण ने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि आपका समय बचे। तो इसका जो सही जवाब है वह है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। अपना 15वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। इसके मिनिस्टर होते हैं और इसके रेस्ट 9 मेंबर्स होते हैं। तो यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है वह है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? करंट से रिलेटेड है और पर्सनालिटी से रिलेटेड है। इसका जो सही जवाब है वह है राजीव कुमार, एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में वाइस चेयरमैन हैं। इसके पहले वाइस चेयरमैन जो थे अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया, इस नाम से अस्तित्व में आया। इससे पहले यह जो था योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग जो एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसके चेयरमैन नीति आयोग के चेयरमैन या योजना आयोग के चेयरमैन, जो दोनों एक ही इकाई है, जिसके चेयरमैन सदैव भारत के प्रधानमंत्री रहा करते हैं। तो अगर चेयरमैन पूछता है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री, और वर्तमान में अगर उपाध्यक्ष पूछता है तो राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म है और यह है कि ग्रैंड स्लैम शब्द का प्रयोग किस खेल से संदर्भित है? दोस्तों, ग्रैंड स्लैम जो टर्म है वह यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें यह लॉन टेनिस से संबंधित है। और ग्रैंड स्लैम का जो तात्पर्य है वह जो विश्व में 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट जो लॉन टेनिस के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन और विंबलडन जो इंग्लैंड में होता है, तो इन चारों की को ही हम ग्रैंड स्लैम के रूप में जानते हैं, लॉन टेनिस। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है। मैंने बताया था कि आई एम फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यूपी हायर एजुकेशन एंड behalf of that this questions belong to scientific research। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि भारत के किस अनुसंधानकर्ता ने आर्कटिक प्रक्षेत्र में अनुसंधान के लिए आरंभ किए गए अभियान मल्टी डिसिप्लिनरी ड्राफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट का प्रतिनिधित्व किया है? दोस्तों, विष्णु नंदन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विष्णु नंदन is a renowned scientist of remote sensing and he has lot of experience about Arctic region and he has also published more than 300 research papers related to Arctic region। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपका एनवायरमेंट कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीवन जो संरक्षण, इसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वह 1972 ए इसका सही जवाब है। और यह इसके आने के बाद से इंडियन पार्लियामेंट ने जब इस एक्ट को पारित किया, यह प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे पहले जो है 4 या 5 अभयारण्य ही भारत में थे। उसके बाद से जो प्लांट और जीवों की रक्षा के लिए, एनिमल्स की रक्षा के लिए बहुत सारे अभयारण्य की स्थापना करी गई। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपका रिलेटेड है इंडियन पॉलिटी से और इसमें है कि भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आर्टिकल की बात करी जा रही है और आर्टिकल सदैव से आयोग में आते रहे हैं।
तो कुछ मेन आर्टिकल जो है आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो आप चीज़ें आसानी से मिलती रहेंगी और आपको नई नई चीज़ें, नए नए प्रैक्टिस सेट, PDF, वीडियोज़, सारे रिलेटेड मटेरियल्स GK से संबंधित हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। उसके स्पेशल्स जो प्रोविजंस हैं, जो प्रैक्टिस सेट के PDF के वीडियोज़ के, वो हमारा जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके टर्म एंड कंडीशंस हम वहाँ पर आपको बता देंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी, आपका GK का मार्ग आसान हो जाएगा। जो बहुत सी भ्रांतियाँ हैं GK जिनके लिए कठिन है, जिनकी सिलेक्शन रुक जा रही है 1 या 2 नंबर से, वहाँ पर जहाँ तक हम समझते हैं कि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, हो जानी चाहिए। आपको देखने से पता चलेगा, सुनने से पता चलेगा, जोड़ने से पता चलेगा। तो कीजिए, उसके लिए WhatsApp नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी तैयारी को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं, उसको छोड़ दीजिए और अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखिए। सबसे ज़रूरी बात यह है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ 4 नदी दी हुई है, नर्मदा, बागमती, गोदावरी और सिंधु, जिसमें सिंधु जो है वह सही जवाब है। सिंधु की जो लेंथ है वह इन चारों नदियों में सबसे ज़्यादा है और उसमें 2 नदियाँ तो बंगाल में गिरती हैं। ये 2 नदियाँ तो गिरती ही नहीं उसमें, आपका अरबियन सी में, जबकि सिंधु और नर्मदा गिरती हैं। जबकि नर्मदा की लंबाई जो है वह 1312 किलोमीटर यानी 1312 किलोमीटर, जबकि सिंधु की लंबाई जो है 3184 किलोमीटर है। तो यह इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड्स है। और टीचिंग एप्टीट्यूड्स में यह कह रहा है कि प्रभावकारी शिक्षण किसका फलन है, किसका रिजल्टेंट है। दोस्तों हम आपको बता दें, प्रभावकारी शिक्षण जो है स्पष्ट एवं यथातथ्य शिक्षण का परिणाम होता है, यानी ए जो है वह इसका सही जवाब है। आपकी संप्रेषण जो है वह एकदम क्लियर होनी चाहिए और फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, हिस्ट्री का जो स्पेशलाइजेशन है आपका, इंडियन हिस्ट्री, नॉट एवरी पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जो उसका कल्चरल एस्पेक्ट है वह आयोग पूछता रहा है। कभी कभी इसने और भी चीज़ें पूछी हैं जो आगे पढ़ाई के दौरान हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इतनी आसानी से डिस्कस होगा दोस्तों कि चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। और आपको GK जो है, जो आपके लिए GK एक कठिनाई का सबब रहा है, वह आपके लिए एकदम सा आसान हो जाएगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? दोस्तों औलिया के रूप में शाह मोहम्मद गौस ने माना, जो सतारी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे और हुमायूं और तानसेन से इनका घनिष्ठ संबंध था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह है आपका रिलेटेड है इंडियन ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जिसमें कि यह तारेमंडल उपग्रह की बातें की गई है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। दोस्तों यह भारत के रिनाउंड साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा खोज की गई थी, चंद्रशेखर सीमा, जिन्होंने तारे के संदर्भ में इनको इसके लिए जो है नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और ये जियोफिजिक्स के साइंटिस्ट थे और इन्होंने इसमें आपको जो रेड जेंट जो तारे हो जाते हैं या फिर ब्लैक होल संबंधित बातें भी इन्होंने करी थी। अगला प्रश्न जो है ज्योग्राफी से है और वह है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है वह देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का संबंध होता है, अधिगम से होता है। दोस्तों शिक्षण का संबंध अधिगम से होता है, इसमें ये सारी बातें समाहित होती हैं। अगला प्रश्न है वो भी शिक्षण से है। किसने कहा था कि पूर्व बाल्यावस्था शैक्षिक संस्थानों में इसके लिए कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं होना चाहिए? तो यह बातें जो है यशपाल समिति ने अपने रिपोर्ट में करी थी। यशपाल समिति की रिपोर्ट में यह सारी बातों को बाल्यावस्था के संदर्भ में अधिक और उल्लेखित किया गया था। अगला प्रश्न जो है संविधान से है और संविधान का यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों मूल अधिकार संविधान की आत्माओं के रूप में जाने जाते हैं और उसमें भी आर्टिकल नंबर 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर ने इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। इसमें हैवियस कार्पस और बहुत सारे जो उल्लेखित हैं रूल्स, जिससे कि आप
बहुत सारे मौलिक अधिकारों की बात उसमें उल्लेखित पाते हैं। तो मौलिक अधिकारों के में आर्टिकल नंबर 32 मुख्य है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भारतीय संविधान का सोल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है। दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह आपके इनकम का, जो नेशनल इनकम है, उसका एजम्पशन करता है। तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेशनल मूवमेंट से है कि दक्षिणी अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। सत्याग्रह जो था उनका, गांधी जी का सफल सत्याग्रह जो था वह था चंपारण में, उन्होंने शुरू किया था 1917 में पहली बार, जिसमें उन्होंने अहिंसा की नीति को अपनाया था। और यह चंपारण में 1917 में, चंपारण जो बिहार में है, जिसको कि राजकुमार शुक्ला और राजेंद्र प्रसाद इनको वहाँ बुला करके ले गए थे। किसानों से संबंधित आंदोलन था, 3 कठिया प्रणाली का। ये सारी बातें जो हैं भविष्य में होती रहेंगी। अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो टाइगर सेव करने के लिए हुआ था, बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए हुआ था, और यह 1973 में स्टार्ट किया गया था। बी इज़ द राइट आंसर। और एक रिलेटेड बातें भी जान लीजिए। उसी तरह से 1992 में हाथी परियोजना भी शुरू की गई थी। तो यहाँ पर बाघ परियोजना की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जा रही है, तो यह 1973 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मैन एंड, और यह कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी। बड़ी ही दर्दनाक घटना थी दोस्तों, और लोगों की सोए मृत्यु हो गई थी, बड़ी ही दर्द विदारक थी। और यह जो हुआ था, वहाँ पर जो फैक्ट्री थी, जो पेस्टिसाइड्स बनाने वाले फैक्ट्री, उसमें अचानक से रात को या कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह घटना हुई थी, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड रिस गया था, और जिससे बड़े पैमाने पर यह बहुत लोग अचानक कालकलवित हो गए थे। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18th। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 एंड दिस रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ हायर जो आपकी पार्लियामेंट है और लोअर पार्लियामेंट है, जो कि दोनों में से कोई भी, संसद का कोई भी जो है सदन में, उच्च राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी कोई इम्पीचमेंट की बात राष्ट्रपति के अगेंस्ट करी जा सकती है। यानी कि सी जो है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह रिलेटेड है ज्योग्राफी से। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पाक जलडमरू मध्य जो है, जिसके माध्यम से मध्य जो कि श्रीलंका को भारत से अलग करता है, बनार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, इसको आप याद रखेंगे। और ये रॉबर्ट पाक जो एक ब्रिटिश से उनके नाम पर था, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह इंडियन इकोनॉमी से है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का, जो फॉरेन जो मनी है, उसके संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो यह कार्य जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। 21 का ए जो है वह सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना आज़ादी से पूर्व 1935 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है दिस इज रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड द एब्रिविएशन ऑफ ICT। अभी ये आपका सिलेबस का एक पार्ट भी है दोस्तों। ICT ध्यान रखिएगा, यूनिट नंबर 3। और ICT कहता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यह जो है IT बदल करके अब क्या हो गया है, ICT। इससे संबंधित जो प्रावधान हुए थे वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रांति, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। गुलाबी क्रांति, आयोग भी कई इस तरह का प्रश्न पूछ चुका है। बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं, पीत क्रांति हुई है, दूध श्वेत क्रांति हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, रेनबो रेवोल्यूशन हुआ है, ग्रे रेवोल्यूशन हुआ है। वो सारी बातें भविष्य में होती रहेंगी आपसे, लेकिन यहाँ पर बात हो गई है पिंक रेवोल्यूशन की। एंड पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू श्रिम्प प्रोडक्शन, यानी कि झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। 23 का बी जो है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के IC चिप्स प्रायः बने होते हैं, प्रायः क्या, निश्चित तौर पर बने होते हैं, और वह सिलिकॉन के बने होते हैं। दोस्तों, सिलिकॉन वैली बड़ी फेमस है और सिलिकॉन के बने होते हैं, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो आपका
यह भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ENIAC इज़ द राइट आंसर। ENIAC जो था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। दिस इज द राइट आंसर। ENIAC इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26 और दिस इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। Population is a evergreen part of higher commission, and this questions is known as population according to 2011 कि इन डेटाज के अकॉर्डिंगली विश्व की कुल जनसंख्या कितना परसेंट भारत में रहता है। तो अभी तो 2011 के अनुसार जो हमारी जनसंख्या का कैलकुलेशन हुआ है 17.5%, 17.5% जनसंख्या जो है दोस्तों भारत में निवास करती है। बड़े ही यह मतलब एक परेशानी का सबब है भारत के लिए। और 2.4% जो है हमारी लैंड है, जबकि पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या हमारे यहाँ निवास करती है। बहुत सारी समस्याएं हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो करंट अफेयर्स से है। संयुक्त अमेरिका के किस शहर ने हाउडी मोदी, बहुत फेमस हुआ था दोस्तों यह नारा हाउडी मोदी, और यह कहाँ पे हुआ था? ये अमेरिका में, यह अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में जब प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम किए थे, सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया था, तो वहाँ पर हाउडी मोदी यह जो स्लोगन हुआ था, इसको आप जरूर से याद कर लिख लेगा, ह्यूस्टन। आगे बढ़ते हैं, शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो शोध को हम इन जो चारों ऑप्शन दिए हैं, मूल, प्रायोगिक और क्रिया शोध, संख्यात्मक और गुणात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध, आप सारे में इसको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। उपयुक्त सभी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है 29वां प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है यह उस समय के मुगल एम्पेरर अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर सेकंड ने उनको राजा की उपाधि दी थी। और यह अगला प्रश्न जो है 30वां प्रश्न, यह लास्ट प्रश्न है जो कि कंप्यूटर से है। मेरा प्रयास रहा है कि मैं कम से कम सारी इकाइयाँ जो आपकी हैं 6 इकाइयाँ, उनसे प्रश्नों को सम्मिलित करूं और सभी का संयोजन ऐसा हो कि कम से कम 4 या 5 प्रश्न निश्चित तौर पर हर एक पार्ट से आएँ। और यही परंपरा अभी तक कायम रही है, आगे भी कायम रहेगी। आप हमसे जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जिसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। और अगले प्रश्न को सुन लें कि कॉस्मोस सुपर कंप्यूटर की खोज की वे कौन हैं। तो आपको बता दें, स्टीफन हॉकिंस, जो अभी नहीं रहे, जिनकी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक भी थी, और जो इनके बहुत सारे पार्ट पैरालिसिस थे, बावजूद इसके इनके द्वारा किए गए जो इशारे थे उसके आधार पर बहुत सारी इन्वेंशंस हुए हैं। तो कॉस्मोस सुपर कंप्यूटर की खोज जो है वह स्टीफन हॉकिंग्स ने की थी। 30 का जो सी है वह सही जवाब है। दोस्तों, इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आगे और भी बहुत सारे वीडियोज और प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। कोई भी अगर परेशानी हो तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।